Hello friends. So today we start with the expansion, thermal expansion of solids and liquids. Okay. गैस की एक्सपांशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. वहां पे अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं उसका वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का ट्राई कर रहा हूं, तो गैस का एक्सपांशन कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से होता है. तो उसके बारे में हम इस वाले चैप्टर में कोई चर्चा नहीं करेंगे. लेकिन सॉलिड और लिक्विड दोनों का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर सॉलिड के अंदर तो उसका अपना लेंथ और उसका अपना एरिया भी होता है, राइट. तो सॉलिड और लिक्विड का एक्सपांशन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट पे होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट. यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बॉडी में जो एक्सपांशन होता है वो इतना भी ड्रास्टिक नहीं होता है, वो नॉर्मल सा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उस सॉलिड में तो बहुत ज्यादा है. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कहीं पर घूम फिर नहीं सकता है. लिक्विड में भी सब्सटेंशियल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इतना भी नहीं होता है जो उसका शेप फिक्स रख पाए, लेकिन इतना तो हो पाए जो उसका वॉल्यूम में बहुत ज्यादा बदलाव को वो रेजिस्ट कर सके. तो हम डे टू डे लाइफ में देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल रेलवे के जो पटरी होते हैं वहां पे बीच में छोटे छोटे गैप्स रखते हैं, क्योंकि वरना मान लो सूरज की किरणें के कारण यानी हीट के कारण, या फिर जब ट्रेन चलते हैं तो उसके जो पहिए और जो ट्रैक है उनके फ्रिक्शन के कारण जो हीट पैदा होता है, उस कारण पे पटरी एक्सपांड करेगा. तो अगर मैं बिल्कुल गैप नहीं छोड़ूंगा तो पटरीज जो है वहां पे एक दूसरे पे भयंकर फोर्स लगाएगा, और भयंकर फोर्स लगाने के कारण व्हाट विल हैपन इज, जो हमारे वहां पे पटरी बेंड हो जाएंगे और ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, राइट. तो हम लोग यहां पे सबसे पहले ये बातचीत तो करेंगे जो सॉलिड के केस में थर्मल एक्सपांशन होने का मेन कारण क्या होता है. तो फर्स्ट वी विल डील विद सॉलिड्स एंड देन इवेंचुअली हम लोग लिक्विड पे जाने वाले हैं, राइट. अच्छा, अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे हाइपोथेटिकल स्प्रिंग्स से जुड़े हुए होते हैं. यानी किस प्रकार के, हम ये मानते हैं जो सॉलिड के अगर ये पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में इस तरीके से ऐसे ही इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्प्रिंग से जुड़े हुए होते हैं, राइट. स्प्रिंग्स जो होते हैं वो बेसिकली टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है. इट कैन बी लाइक अ कोवेलेंट इंटरेक्शन, इट कैन बी लाइक अ मेटालिक इंटरेक्शन, इट कैन बी लाइक समथिंग जो हमारा आयनिक इंटरेक्शन, इट कैन एनीथिंग बी पॉसिबल. उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं, बट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं, स्पीसीज के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं, जिस कारण पे क्या होता है, जिस कारण पे ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स कैन ओनली ऑसिलेट बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, समथिंग लाइक दिस along this along this along this, राइट. तो उनको मैं ऐसे मान लेता हूं जो वो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है. असली में वो स्प्रिंग से जुड़े हुए होते हैं? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा कोई स्प्रिंग होता नहीं है, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे उस चीज को मैं एज्यूम कर सकता हूं. और ध्यान देना, ये जो चीज है वो केवल और केवल मेरे सॉलिड्स के लिए ट्रू है. लिक्विड्स के बारे में मैं अभी तक कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं. जब ये स्प्रिंग्स अपना नेचुरल लिंक पे है, ठीक है, तो यहां पर ये बिल्कुल अनडिस्टॉर्टेड है, ये हम मानेंगे. लेकिन 0 केल्विन के अलावा जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो रोकना हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज, कोई भी अगर जनरल टेम्परेचर है तो उस जनरल टेम्परेचर में
ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा, जिस कारण पे स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे डेवलप होंगे। तो सपोज करें हमारे पास एक ग्राफ है, क्या ग्राफ है उसको ढंग से देखते हैं। यह है पोटेंशियल एनर्जी और यह है आर। आर जो है वो है हमारा एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये आर जो है वो है मेरा एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट। हर स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ है, उस नेचुरल लेंथ के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर है, जहां पर हम ये मान सकते हैं जो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो लोगों ने जब U वर्सेस R को प्लॉट किया, the main problem that occurred was the graph was asymmetric. ग्राफ हमारा परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं था, ग्राफ इस प्रकार का एसिमेट्रिक नजर आया। अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 है और उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ U1 है। यहां पर टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल एनर्जी है से दैट इज U1। तो ध्यान देना, अच्छा यहां पर हम साफ साफ एक चीज देख सकते हैं, यहां पे U का 2 वैल्यूज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक स्प्रिंग के कंप्रेशन के अलोंग आएगा और एक स्प्रिंग के इलोंगेशन के अलोंग आएगा। अगेन नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद एन आइडियल स्प्रिंग जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ये तो इंटरेक्शन स्प्रिंग्स है, ठीक है। सो यहां पर उस कारण पे ग्राफ सिमेट्रिक नहीं बनता है एंड मिनिमम डिस्टेंस अगर R1 है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस अगर R2 है, तो ये R1 और R2 का जो एवरेज होता है हम वो उस टेम्परेचर का नेचुरल लेंथ मानते हैं, जो कि हमें लगभग मानना भी चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी U 2 बार आ रहा है, आना भी चाहिए, एक बार अलोंग एक्सपांशन और एक बार अलोंग कंप्रेशन, यानी जो हमारा R0 है वो हमारा इसके आसपास कोई एक वैल्यू होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। जो R1 से डेफिनेटली हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, बट R2 से डेफिनेटली हमारा छोटा होगा। ये एक्सपांशन के दौरान हुआ है और ये हमारा कंप्रेशन के दौरान ये हमारा कंप्रेशन के दौरान हुआ है और ये हमारा एक्सपांशन के दौरान हुआ है ना। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का जो हमारा ऑसिलेशन होगा वो हमारा बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली हम जो अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर T2 के बारे में ड्रॉ करूं तो ध्यान देना T2 के करस्पॉन्डिंग हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज पे एनर्जीज U2 मिलेंगे। दिस इज से R1 डैश एंड दिस इज से R2 डैश। और अब जो नया लेंथ होगा R0 डैश, द एवरेज लेंथ, जिसको हम नेचुरल लेंथ भी बोलेंगे, दैट विल बी R1 डैश प्लस R2 डैश बाई 2। एंड क्योंकि ये ग्राफ राइट शिफ्टेड है तो सिंपल सी बात है, ये अगर मेरा R0 है, जो नया वैल्यू आएगा R0 डैश वो राइट शिफ्ट के कारण, यानी ये लेफ्ट की तरफ ऊपर जा रहा है, बट यहां पर जितने से वो इधर बढ़ेगा राइट में ऐसे टिल्टेड होने के कारण राइट की तरफ वो ज्यादा बढ़ने वाला है। तो राइट की तरफ ज्यादा बढ़ने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है जब हम एवरेज लेंगे नेट पे लेफ्ट पे जितना बड़ा उससे ज्यादा राइट पे बढ़ा, तो राइट पे बढ़ने के कारण ऑब्वियस सी बात है जो नया नेचुरल लेंथ होगा वो डेफिनेटली हमारे पुराने वैल्यू से ज्यादा ही होने वाला है। तो ये है मेरा नया
natural length r naught dash. So r naught dash is definitely greater than r naught. यानी मैं सिंपली बोल सकता हूं as the temperature increases the body expands. मैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा मेरा बॉडी भी आगे वैसे वैसे ही एक्सपांड करने वाला है. एंड वैसे ही जब मैं टेम्परेचर को कम करूंगा यानी टी अगर मेरा डिक्रीज करेगा तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा. तो नीचे की तरफ आने पर ध्यान दो मैं लेफ्ट की तरफ जितना आगे गया राइट की तरफ उससे ज्यादा पीछे आ जाऊंगा. तो अगर मैं ज्यादा पीछे आ जा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? क्योंकि जो मेरा आर एवरेज होगा वो मेरा आर नॉट से लेफ्ट पे आएगा. तो टी जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूंगा मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं द बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स. तो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, राइट, ऑफ थर्मल एक्सपांशन. यानी थर्मल एक्सपांशन एग्जैक्टली क्यों हो रहा है वो ग्राफ का एसिमेट्रिक नेचर के कारण मेन हमारा होता है. इसमें एक बात ध्यान देना, अगर मान लो कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ U वर्सेस R ग्राफ इज सिमेट्रिक, अगर वो ग्राफ सिमेट्रिक हो तो ऑब्वियस सी बात है जितना लेफ्ट से बढ़ेगा उतना ही राइट से बढ़ेगा, यानी एक दूसरे के उल्टे तरफ. तो देन देयर विल बी नो एक्सपांशन, राइट? तो थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है वो चीज अभी तक मैं उम्मीद रखता हूं जो हमारा क्लियर हो गया है. नाउ अब जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के अंदर खास बात, सॉलिड हैज अ फिक्स्ड लेंथ, सॉलिड हैज अ फिक्स्ड एरिया एंड सॉलिड ऑल्सो हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. तो हम सॉलिड में तीन टाइप का एक्सपांशन देखेंगे, एक्सपांशन इन लेंथ, एक्सपांशन इन एरिया एंड एक्सपांशन इन वॉल्यूम. तो लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट बेसिक, most fundamental, the linear expansion, right? So what is a linear expansion? We will simply say it is the expansion in length. Linear expansion is nothing but the expansion in length. तो सपोज करो क्या है, हमारे पास एक बॉडी है, राइट? उस बॉडी का टेम्परेचर T पर, टेम्परेचर जब मेरा T है तो बॉडी का लेंथ है तब L. जब बॉडी का टेम्परेचर T है तब बॉडी का लेंथ है L, राइट? अब क्या है उसके बाद, अब यह है टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, temperature is increased by dt. Okay, तो length of the body, length of the body increases by dl. जो बॉडी का लेंथ है वो भी इंक्रीज करता है dl से, राइट? तो बॉडी का टेम्परेचर जब मैं dt से इंक्रीज करूंगा तब बॉडी का जो लेंथ है वो हमारा dl से इंक्रीज करेगा. नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड. क्या ऑब्जर्व किया मैंने क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्व किया जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है, यानी दैट मीन्स dl by L. The fractional change in length dl by L is proportional to
dt, ये मैंने ऑब्जर्व किया। dl by l इज प्रोपोर्शनल टू dt। तो सिंपल सी बात है, हम लिखते हैं dl by l इक्वल्स टू अल्फा dt। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो बॉडी का जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है उस इंस्टेंट पे dl by l, तो वो हमारा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसके साथ प्रोपोर्शनल है, और उसके साथ प्रोपोर्शनल है तो हम dl by l को बोलेंगे अल्फा dt, जहां पे अल्फा हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। Generally for solids, for small range of temperature, अल्फा टेम्परेचर से वेरी नहीं करता है। यानी जनरली, मैं एक बार भी नहीं बोला, हमेशा होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पे अल्फा खुद टेम्परेचर का फंक्शन है सॉरी। तो जनरली अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो अल्फा अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो मान लो टेम्परेचर T1 पे, एट टेम्परेचर T1 इसका जो लेंथ है वो लेंथ है मेरा L1, और टेम्परेचर T2 पर इसका लेंथ जो है वो है मेरा L2। तो अब मैं निकालना चाह रहा हूं L1, L2, T1, T2 इनके बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा, नॉर्मली एक बात और ध्यान रखना, सॉलिड्स के लिए जो अल्फा होता है वो नॉर्मली बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -5 to 10 to the power -6 पर डिग्री सेल्सियस। यानी 1 डिग्री सेल्सियस के बदलाव होने में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है दैट इज वेरी 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 स्मॉल एंड ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -5 और 10 to the power -6। यानी परसेंटेज में भी देखूंगा तो भी वो बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है। ये इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान देना है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल dl by l, अल्फा कांस्टेंट मानते हुए, अल्फा मेरे इंटीग्रेशन के बाहर। नाउ एट टेम्परेचर T1 द लेंथ इज L1, एट टेम्परेचर T2 द लेंथ इज L2, राइट। सो सिंपली व्हाट आई कैन से, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ L2 by L1 दैट इज अल्फा T2 minus T1। ओके, सो जो पहला रिलेशन हमारे पास आया L2 by L1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा T2 minus T1, ये मेरा जनरल रिलेशन है। और ये जनरल रिलेशन होने के कारण दिस वन इज ऑलवेज वैलिड। पर ऑब्वियसली बात है, अल्फा हमारा बहुत छोटा है और एक्सपोनेंशियल का कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड तो हमेशा है, लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर वर्किंग फॉर्मूला। तो हमें अब एक वर्किंग फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो कि हमें प्रॉब्लम को विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैलकुलेशन आगे बढ़ने में मदद करे। ओके दोस्तों, तो दिस इज द बेसिक रिगार्डिंग द लीनियर एक्सपांशन। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस पे हम जाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी अभी क्या देखे, हमने ये देखे जो L2 by L1, L2 by L1 क्या आ गया मेरे पास, e टू द पावर अल्फा T2 minus T1, ये अभी के अभी हमने देखे हैं, राइट। नाउ एक बात ध्यान दो, हम एक एक्सपांशन जानते हैं
e to the power x is equals to 1 plus x square by 2 factorial plus dot 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 up to infinite terms. अब अगर मेरा x स्मॉल हो, राइट, इफ x इज स्मॉल, तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं या नहीं, जो मेरा e टू द पावर x जो है वो लगभग है 1 प्लस एक्स। अब अल्फा एक बेहद छोटा क्वांटिटी है ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर -5 और -6, तो डेल्टा टी चाहे जितना भी बड़ा हो, एक्चुअल में एक बात ध्यान देना, जो हमारा ऊपर वाला क्वांटिटी है वो नॉर्मली बेहद ही ज्यादा स्मॉल होने वाला है। यानी व्हाट आई मीन टू से इज अल्फा T2 माइनस T1 इज अ वेरी स्मॉल, और अल्फा T2 माइनस T1 इतना छोटा होने के कारण बहुत सिंपल सी बात है, e टू द पावर अल्फा T2 minus T1 can be practically approximated as 1 plus alpha T2 by T1, right? So अब अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास, L2 by L1 equals to 1 plus alpha T2 minus T1. So what we get is L2 equals to L1 1 plus alpha T2 minus T1. Now this is going to be our working formula. So this is the working formula. हम लोग इसी को लेकर काम करने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी इन कैलकुलेशन हमारा किसी भी काम के लिए नहीं है। ओके, सो इस चीज को अगर मैं देखूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू L1 अल्फा T2 माइनस T1। सो इसको अगर मैं इधर ले आऊं, L2 माइनस L1 अल्फा T2 माइनस T1। नाउ L2 माइनस L1 क्या आएगा मेरे पास, डेल्टा L। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द चेंज इन लेंथ डेल्टा L दैट इक्वल्स टू L1 अल्फा डेल्टा T। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली भी डिराइव कर सकते थे। हमने क्या माने थे, dl by L is equals to alpha dt, that is the instantaneous rate। तो अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट के बदले स्मॉल चेंज के लिए उसको एवरेज रेट का चेंज मानूं, यानी मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास यहां से ये आया, जो डेल्टा L बाई L1 इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा T, यानी जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसके बदले मैं एवरेज रेट का चेंज मान रहा हूं, और लेंथ पे बदलाव क्योंकि बहुत कम है तो नीचे का L को मैं प्रैक्टिकली कांस्टेंट यानी इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड मान सकता हूं। तो डेल्टा L बाई L1 will simply come out to be equals to alpha delta T. I hope this point is perfectly understood, right? So alpha का यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट डेल्टा L बाई L का कोई यूनिट नहीं है। जो मेरा डेल्टा टी का यूनिट होगा, इट इज कैन मीन पर डिग्री सेल्सियस, इट कैन मीन डिग्री फ़ारेनहाइट, इट कैन मीन केल्विन। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो मेरा अल्फा का यूनिट बन जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और डिग्री फ़ारेनहाइट इनवर्स और केल्विन इनवर्स, व्हाटएवर इट मे बी। ओके, तो ये बेसिक समझने के पहले हम कुछ बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चंस पहले देखते हैं, जो उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। लेट्स सी क्या है। ये बोला है जो मेरे पास कोई एक
ग्लास रॉड है, ठीक है। मेरे पास कोई एक ग्लास रॉड है और ग्लास का अल्फा को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला गया है, ये बोला गया है अल्फा इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या है इसमें, मैं इसका लेंथ को मेजर कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अ स्टील स्केल। ये वाला जो मेरा स्केल है वो मेरा स्टील स्केल है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, स्टील का जो कुछ अल्फा तो है ही, उसको मैं अल्फा एस बोल दे रहा हूं। तो इसके ऐसे घर कटा हुआ है, राइट। हर एक घर का वैल्यू जो है वो मान लो 1 मिलीमीटर है, हर एक घर का जो वैल्यू है वो मान लो 1 मिलीमीटर है। अब क्या है, द स्केल इज करेक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा घर कटा हुआ है यानी 1 मिलीमीटर, ट्रू 1 मिलीमीटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अल्फा एस का वैल्यू ले लो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। अच्छा, एक समस्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम नॉर्मली मेजरमेंट नहीं करते हैं, तो मैंने क्या किया, measurement is done at 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। और जब मैंने ये मेजरमेंट किया 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो तब क्या आया, लेंथ का जो रीडिंग आया, दैट रीडिंग केम आउट टू बी इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ आया है वो आया है मेरे पास 75 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अगर 75 सेंटीमीटर है तो सवाल यहां पर ये उठता है, जो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, what is the actual length of the glass rod? जो हमारा ग्लास रॉड है उसका एक्चुअल लेंथ कितना होने वाला है। अच्छा, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बात दिमाग पे लगाओ, जो अभी जो हमने लेंथ निकाले हैं, हम अंडर काउंट किए हैं या ओवर काउंट किए हैं, पहले उस बात को समझने का ट्राई करो। स्टील ऑब्वियसली बात है एक्सपांड करेगा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वैसे, राइट। तो स्टील जो है वो अगर मेरा एक्सपांड कर रहा है, स्टील जो है वो अगर मेरा एक्सपांड कर रहा है, तो 0 डिग्री पे अगर दो घर के बीच में डिस्टेंस था 1 मिलीमीटर, दो घर के बीच का डिस्टेंस था हमारा कितना, 1 मिलीमीटर। तो जब मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊंगा, तो ऑब्वियसली जो हर एक घर का वैल्यू है वो हमारा ड्यू टू एक्सपांशन 1 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। अच्छा, अब मेरे पास रीडिंग जो आया है वो आया है 75 सेंटीमीटर, राइट। मेरे पास जो रीडिंग आया है वो आया है 75 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, मैं तो सिर्फ स्केल रखूंगा, 0 के साथ लेफ्ट वाला एंड को मैच कराऊंगा, राइट वाले एंड पे देखूंगा जो भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, और राइट वाला एंड पे जो भी हो रहा है वहां पे सिंपल सी बात है, जो अगर मैं ध्यान दूं, जो वो 75 वाले घर के साथ मैच कर गया है, तो मैं उसी को रीडिंग बोल के चलाऊंगा, उसी को मैं अपना लेंथ मानूंगा। लेकिन इसके दौरान एक चीज हुआ है, जो हर घर जो पहले 1 मिलीमीटर का था अब वो 1 मिलीमीटर नहीं है, वो डेफिनेटली मेरा 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है पहले वो बात देखते हैं।
अगर मैं इसका घर को 1 मिलीमीटर माना तो जो नया घर है उसको मैं अगर एल डैश बोलता हूं, दैट एल डैश विल बी नथिंग बट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। और मेरा जो अल्फा है वो कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और जो मेरा डेल्टा टी है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली आ जाएगा 1 प्लस 2 into 10 to the power minus 5 into 30. So that will be equals to 6 into 10 to the power minus 4 मिलीमीटर। अब ये हर एक घर का वैल्यू है, राइट। तो ऐसा घर ग्लास का रॉड 75 टाइम्स कवर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा ट्रू लेंथ होगा L, वो ट्रू लेंथ सिंपली कितना आने वाला है, 75 इंटू एक घर का वैल्यू 1 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 मिलीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 75। नाउ 75 इंटू 6 कितना आ जाएगा मेरे पास, इट विल बी 450। सो 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो जो हमारा लेंथ में एरर आया है वो आया है 0.045 मिलीमीटर। तो मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूं, परसेंटेज एरर कितना आएगा, 0.045 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100%, जो मैं देख सकता हूं एक बहुत ही ज्यादा मामूली क्वांटिटी है। वी कैन सिंपली कैलकुलेट इट ऑल्सो, 0.5 बाय 75, ठीक है। तो 0.5 बाय 75 कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.3 by 5, that is 0.06%, and that can also be obtained simply, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो फ्रैक्शनल एरर है वो कितना है, L माइनस 75 बाई 75। तो L बाई 75 में जानता हूं, 1 को इधर ले आओ तो सिंपली कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही आया है। तो मैं देख सकता हूं जो थर्मल एक्सपांशन के कारण जो एरर होता है वो हमारा बेहद ही ज्यादा मामूली होता है, लेकिन खैर एरर तो डेफिनेटली होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी भी हालत पर हमारे पास नहीं आने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं इस चीज को नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी देने वाला हूं, जहां पर क्या है, हमारा ना केवल स्केल इंक्रीज करने वाला है, हमारा जो मेजरिंग वाला डिवाइस, जो हमारा जिस चीज को मेजर कर रहे हैं, उसका भी लेंथ में चेंज होगा ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। लेट्स सी वो हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। ओके ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है उस क्वेश्चन में, मेरे पास मान लो एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है जिसका लेंथ मुझे मेजर करना है। इसका एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है वो मान लो है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है, अल्फा ए इतना है, और मैं जिसके सहारे इसको मेजर कर रहा हूं वो है मेरा एक स्टील का स्केल जिसमें ऐसे घर कैलिब्रेटेड है। ये है मेरा स्टील का स्केल, समथिंग लाइक दिस। और जो मेरा स्टील का अल्फा है तो अल्फा एस है मेरे पास 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, तो मेरा दोनों एक्सपांड कर रहा है, जिसका लेंथ मुझे मेजर करना है और जो मेरा स्टील का स्केल है। ये बोला है इसका
कैलिब्रेशन जो हुआ है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हुआ है। जो हमारा कैलिब्रेशन हुआ है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे हुआ है। तो अब मेन बात ये है, ऑब्वियस सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा काम करना हमारे लिए संभव तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, जो मेजरमेंट हुआ, मेजरमेंट जो है वो एट 30 डिग्री सेल्सियस हुआ। जो भी मैंने मेजरमेंट किया वो मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे किया, और लेंथ जो आया मेरे पास, जो रीडिंग आया वो आया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ आया है। ठीक है, फाइन, ये रीडिंग है। जब मैं लेंथ बोलता हूं तो मुझे कहीं से कोई सपना नहीं आ रहा है जो कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। आई हैव नो क्लू, राइट। मुझे दिखा एक एक घर जो है वो मेरा अगर 1 मिलीमीटर का है तो 1000th घर के साथ ये मैच कर गया, तो मैं चुपचाप कुछ दिमाग बिना लगाए रीडिंग लिख दिया 100 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्वियसली उसमें एरर है ड्यू टू द एक्सपांशनिंग स्केल। ओके, सो सवाल ये है, जो कैलकुलेट ट्रू लेंथ, calculate true length of the aluminium rod at 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरा एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें रॉड का ट्रू लेंथ निकालना है एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास केवल हाथ में हथियार ये है, जो 30 डिग्री सेल्सियस पे जो रीडिंग आया है वो रीडिंग मेरा आया है 100 सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों, तो अब पहले मैं ये निकालूंगा फर्स्ट पार्ट, लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा लेंथ है वो हम अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे निकालना चाहें तो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, 30 डिग्री सेल्सियस के दौरान ये एल्यूमिनियम का रॉड एक्सपांड किया है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो मान लो इसका लेंथ जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस में एल है। ठीक है, तो अब अगर मान लो ट्रू स्केल होता, यानी इसका अगर एक्सपांशन नहीं होता तो हर एक घर 1-1 मिलीमीटर का होता, लेकिन इसका भी एक्सपांशन के कारण हर एक घर अब 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। तो वो ज्यादा लेंथ अगर वो 1000 बार कवर किया है तो एक्चुअल में जब वो घर 1 मिलीमीटर का होता तो डेफिनेटली ज्यादा बार कवर करता। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। आई होप इट इज क्लियर जो मेरे पास एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। अब ध्यान देना, तो मेरे पास जो लेंथ आएगा L, that L will be nothing but 100 plus 1 plus alpha still delta T। क्यों? क्योंकि चलो घर को 1 मिलीमीटर बदले 1 सेंटीमीटर मान लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को 100 बार कवर करना पड़ता, राइट, थ्योरेटिकली अगर ट्रू होता तो। लेकिन उसने इतने लेंथ को 100 बार कवर किया है, तो एक के बदले अगर इतना लेंथ को 100 बार कवर कर रहा है तो जो ट्रू लेंथ आएगा L, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। तो लेंथ जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 100 1 प्लस अल्फा एस 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 30, राइट। तो मेरे पास कितना आ जाएगा L आ जाएगा मेरे पास 100 प्लस 300
इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, तो ये आ जाएगा L 100, हाँ 100 प्लस 0.03, 100.03 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा ट्रू लेंथ एट 30 सेंटीमीटर। इट विल बी 100.03 सेंटीमीटर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? ओके, अब अगर मुझे ट्रू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, तो ट्रू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं मेजर करना चाहूं, मान लो वो है L0। अब सब कुछ भूल जाओ, क्या मेजरमेंट हुआ है। मेरे पास 30 डिग्री का ट्रू लेंथ है ना, मेरे पास 30 डिग्री का ट्रू लेंथ है। ओके, चलो उसी को इस्तेमाल करो। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ट्रू लेंथ है मान लो L0, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे L0 जो है वो मेरा 30 डिग्री सेल्सियस का L में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, भाड़ में जाए स्टील का स्केल, L will be simply equals to L0 into 1 plus alpha aluminium delta T। तो L0 जो आएगा that will be 100.03 divided by 1 plus alpha A delta T। तो अल्फा A कितना है, 20 into 10 to the power of -6 into delta T, that will be simply equals to 30। मेरे पास ये L0 का वैल्यू आने वाला है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, इस पे सिंपली बाइनोमियल अप्लाई कर दो। इनफैक्ट एक काम करो, इनफैक्ट हम एक बहुत आसान सा काम कर सकते हैं। इसको क्या लिख दो, 100.03 को क्या लिख सकता हूं, 100 into 1 plus 3 into 10 to the power of -4। 100.03 को वो लिख सकता हूं, और नीचे वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 plus 6 into 10 to the power of -4। So if we see L0 100, 1 plus 3 into 10 to the power of -4, और इस पे आप बाइनोमियल अप्लाई कर दो, इट विल बी 1 plus 6 into 10 to the power -4 to the power -1। So it will be simply 1 minus 6 into 10 to the power of -4। ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास L0 का जो वैल्यू आएगा, वो L0 का वैल्यू क्या आने वाला है, मेरे पास L0 का सिंपली जो वैल्यू आने वाला है, that is equals to 100 if I multiply 1 plus 3 into 10 to the power -4 minus 6 into 10 to the power -4। ये पीछे वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, वो तो 10 to the power -8 के ऑर्डर में है, बेहद ही ज्यादा छोटा है, तो मैं प्रैक्टिकली उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। सो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा L0 का वैल्यू आएगा, L0 will be 100, 1 minus 3 into 10 to the power of -4, so it will be 0.03, so it will be 100 minus 0.03, that is 99.97 सेंटीमीटर। तो ये है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस में एल्यूमिनियम रॉड का ट्रू वैल्यू। तो मैं किस तरीके से इसको निकाला, ये वाला केस पे मैंने अभी तक दोनों डिस्कस कर दिया, जो हमारा स्केल का करेक्शन किस तरीके से करना है, और दूसरा हमें यह देखना है साथ ही साथ जो हमारा रॉड का लेंथ का करेक्शन किस तरीके से करना है। आई होप दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। कोई एक जगह पे दो ऐसा रॉड रखा हुआ है,
कोई एक जगह पर ऐसा 2 रॉड रखा हुआ है, ठीक है। ये वाले रॉड का लेंथ है L1 और ये वाले रॉड का लेंथ है L2। इस वाले रॉड का लेंथ है L1, इस वाले रॉड का लेंथ है L2, राइट। इस वाले का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 1, इस वाले का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो है अल्फा 2। तो फाइंड द कंडीशन फॉर विच the relative separation or relative length difference between the two remains constant। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमारा दोनों के लेंथ में कोई डिफरेंस ना हो, हमें वो बंदोबस्त करना है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके बारे में हमें बातचीत करने बोला गया है। लेट्स सी। ऑब्वियसली बात है, मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ये मेरा लेंथ L1 भी बढ़ेगा और L2 भी बढ़ेगा। इनिशियल डिफरेंस जो है वो है L2 माइनस L1। जब मैं टेम्परेचर को अगर डेल्टा टी से बढ़ाया तो लेंथ L1 कुछ बनेगा मेरे पास L1 डैश, और L1 डैश जो होगा वो होगा L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। एंड सिमिलरली जो मेरा L2 होगा वो L2 डैश बनेगा L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और अब जो डिफरेंस है वो कितना है, L2 डैश माइनस L1 डैश, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू L2 माइनस L1। ये रिलेशन हमारे पास होना चाहिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। नाउ L2 डैश माइनस L1 डैश, इफ यू कंप्यूट L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 डैश, दैट इज माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इज L1 सॉरी प्लस L2 माइनस L1। तो मेरे पास सिंपली क्या जाएगा, L2 gone, L1 gone. So what we get is L2 alpha 2 delta T is L1 alpha 1 delta T. So delta T is also cancelled. तो मेरे पास आ जाएगा L1 alpha 1 must be equals to L2 alpha 2. L1 alpha 1 must be equals to L2 अल्फा 2। तो मेरे पास जो कंडीशन आएगा L1 by L2 must be equals to अल्फा 2 by अल्फा 1। ठीक है, जो कि लॉजिकल भी है। अगर दोनों का लेंथ का डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है, जितने से मेरा रॉड 1 बढ़ेगा उतने से ही मेरा रॉड 2 बढ़ना चाहिए। रॉड 1 बढ़ेगा बाय एन अमाउंट ऑफ L1 अल्फा 1 डेल्टा टी और रॉड 2 मेरा इंक्रीज करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। दोनों अगर इक्वेटेड होगा तो सिंपल सी बात है, मेरा जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा। वही कंडीशन यहां पर हमारे पास आया है। अच्छा, बाय द वे, इसको सॉल्व करने का एक बहुत छोटा और अच्छा तरीका है, वो देख लो। ऑल्टरनेट क्या है, ऑब्वियसली बात है L2 और L1 को अगर मैं वेरिएबल्स मानता हूं तो L2 माइनस L1 इक्वल्स टू कांस्टेंट सम C। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dL2 by dt minus dL1 by dt, that must be 0, and dL2 by dt is nothing but L2 alpha 2, and dL1 by dt is nothing but L1 alpha 1. L2 alpha 2 must be equals to L1 alpha 1. I hope this point is perfectly understood. अब इस क्वेश्चन को
मुद्दा रखते हुए हम थोड़ा सा अब कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे हम 2 के बदले अब 3 रॉड इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक ABC एक ट्रायंगल है जिसके अंदर AB और BC दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है। मेरा सेम मटेरियल से बना हुआ है। उन दोनों का लेंथ जो है वो है L1 और BC जो है उसका लेंथ है L2। ठीक है, ये जो L1 वाला मटेरियल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है α1 एंड α1, और जो BC वाले का है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है α2। कोई एक टेम्परेचर T0 पे ये सिनेरियो है। A से दूसरे वाले साइड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मान लो ये लेंथ जो है वो है मेरा D। तो सवाल ये है, फाइंड द कंडीशन फॉर विच AD remains constant। अगर AD को मुझे कांस्टेंट रखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या कंडीशन होना जरूरी है? नाउ दैट्स द क्वेश्चन। सॉरी, ओके, क्या होगा ध्यान दो। अच्छा, अगर BC नहीं बढ़ता, केवल मेरा AB और AC बढ़ता, तो ऑब्वियस सी बात है BC को मैं फिक्स कर दिया मान लो, तो A पॉइंट जो है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, राइट। और एक बात को ध्यान देने का ट्राई करो, जो अगर मान लो AB और AC नहीं बढ़ता, मेरा केवल BC बढ़ता, तो इन दैट केस जो A पॉइंट है वो डेफिनेटली नीचे आता। बात को समझने का ट्राई करो। अगर मेरा BC नहीं बढ़ता है, मेरा BC नहीं बढ़ता है, तो राइट नाउ सिनेरियो कुछ इस प्रकार का है। ओके, अब इसको बिना बढ़ने देकर अगर मैं AB और AC दोनों को बढ़ाता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा? AB मेरा ऊपर जाएगा, और सिमिलरली ये वाला भी, AC भी। तो A पॉइंट का मूवमेंट हम देख सकते हैं ऊपर के डायरेक्शन में होता। नाउ अब सिमिलरली अगर मेरा AB और AC वो दोनों नहीं बढ़ता है, पर BC मेरा बढ़ता है, तो BC पहले ऐसे था, AB ऐसा था, AC ऐसा था। ये दोनों क्योंकि नहीं बढ़ सकता है, बट BC मेरा इंक्रीज होकर यहां पर आ चुका है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए डेफिनेटली छोटा लेंथ का रॉड छोटा करना ही पड़ेगा, एक को नीचे लाना ही पड़ेगा, तभी मेरा सवाल पैदा होता है जो मेरा AB और AC का लेंथ फिक्स रहेगा। वरना इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो AB और AC भी मेरा बढ़ रहा है, तो AB और AC इसको चाहता है A को ऊपर धकेलने का, BC को मैं सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे एज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है, और BC का इंक्रीमेंट चाहता है जो A पॉइंट का नीचे लाने का। तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो मेरा AD लेंथ पर कोई बदलाव ना आए, यानी A पॉइंट जहां पर है वहीं के वहीं रह जाए। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है या नहीं है? जी हां, जरूर है। तो लेट्स सी। ऑब्वियस सी बात है, AB और AC इन दोनों का लेंथ तो बाय सिमेट्री सेम होगा ही होगा। तो कोई भी एक जनरल इंस्टेंट पे इनका लेंथ को L1 और L2 मान लिया। L1 और L2 को मैं वेरिएबल मान रहा हूं, तो यहां से जो मेरा परपेंडिकुलर है AD, इसको अगर मैं H बोलता हूं,
तो सिंपल सी बात है, मेरा जो h स्क्वायर होगा, that h square will be L1 square minus L2 square by 4. Right, Pythagoras? This one is L1 square. This one is L2 by 2. So h square will be L1 square minus L2 square by 4. And this is constant. तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, L1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2L1 इंटू dL1 बाई dt. L2 स्क्वायर का क्या आएगा? 2L2 इंटू dL2 बाई dt. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो सिंपल सी बात है, दिस 2 is cancelled. So L1 into dL1 by dt. dL1 by dt will be nothing but L1 alpha 1, right? And minus, चलो उसको इधर ले जाते हैं, तो इक्वल्स टू 1 by 4 L2 इंटू क्या आएगा? dL2 by dt क्या आएगा हमारा ऑब्वियसली क्या आएगा? L2 alpha 2. तो मेरे पास ये आ जाएगा L1 स्क्वायर अल्फा 1 इज इक्वल्स टू L2 स्क्वायर अल्फा 2 बाई 4. तो अगर मैं अब दोनों तरफ रूट ले लूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा L1 बाई L2 1 बाई 2 इंटू रूट ओवर अल्फा 2 बाई अल्फा 1. तो अगर मेरा दोनों रॉड जो है वो दोनों रॉड मेरा मूव कर सकता है, दोनों रॉड एक्सपांड हो सकता है, तो इन दैट केस इस तरीके से प्रॉब्लम बनेगा. आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड. एंड इसी के साथ मैं एक माइनर रिफाइनमेंट के साथ इसी प्रोफाइल का तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं. ध्यान देना, ये दो रॉड है जो हमारे एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ठीक है, और इसका है अल्फा अल्फा. लेंथ जो है वो है L, इसका भी जो लेंथ है दैट इज L. अब जो नीचे वाला रॉड है इसका लेंथ तो अल्फा है, लेकिन इस लेंथ तो L है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन 0 है. मान लो ये इनवर्स से बना हुआ है. ये जो सिनेरियो है वो है मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है. ये वाला B है, ये वाला A है. तो सवाल ये है, कैलकुलेट डेल्टा थीटा, जहां पे थीटा ये वाला एंगल है, BAC. ऑब्वियसली बात है, हम ध्यान दे सकते हैं BAC एंगल जो है वो मेरा डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि ये वाला केस है. राइट नाउ तो 60 डिग्री है, बट डेफिनेटली कम होगा वो. कैलकुलेट डेल्टा थीटा इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी. सॉरी, कैलकुलेट डेल्टा थीटा इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी. अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूं उस चीज को देखना पड़ेगा. ध्यान देना, इनिशियली थीटा जो है वो है मेरा 60 डिग्री. इनिशियली जो मेरा थीटा है दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. यहां पर जो एंगल बन रहा है, एग्रीड? ओके. अब क्या है, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये वाला लेंथ तो L ही रह जाएगा, लेकिन इनका कुछ नया लेंथ बनेगा L डैश L डैश. इनका कुछ नया लेंथ बनेगा L डैश और L डैश. तो अब मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूंगा, ध्यान देना, बहुत ही मस्त तरीका है. क्यों ना मैं इस ट्रायंगल पे साइन रूल या फिर कोसाइन रूल तुम अपनी मर्जी से चुन लो, ठीक है.
मुझे लगता है क्योंकि एक लेंथ मुझे कांस्टेंट मिल रहा है, साइन रूल विल वर्क बेटर। मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, एक बार साइन रूल से, एक बार कोसाइन रूल से। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, ये आइसोसेलेस तो हमेशा ही होगा, तो ये जो दोनों एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, राइट। सो ट्रायंगल एबीसी पे अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो साइन रूल से मेरे पास क्या आएगा, साइन रूल से मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना, एल डैश के ऑपोजिट एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एल डैश बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एल बाई साइन थीटा, राइट। सो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, एल डैश इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, दिस विल बी कॉस थीटा बाई 2, नाउ साइन थीटा को लिख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सो कॉस इज कॉस गॉन, तो मेरे पास एल डैश जो आ जाएगा वो एल डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, L by 2 into cosec of theta by 2. So now if I differentiate it with respect to temperature, तो सिंपल सी बात आएगा, dl dash by dt, L by 2 तो मेरा कांस्टेंट है तो वो बाहर, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2, और फिर अंदर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन, वहां पे और एक हाफ आएगा, तो इसको पूछ के मैंने 4 कर दिया, इंटू डी थीटा बाई टी टी, मेरे पास ये आ जाएगा, सॉरी कॉस लिख दिया, कॉसेक, सॉरी, ओके, अंडरस्टूड। सो अब ध्यान दो, dl डैश बाई dt में सिंपली क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट l डैश अल्फा, राइट। नाउ दैट विल बी माइनस l बाई 4 cosec ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, अब एक फंडे का इस्तेमाल करो, अल्फा का वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, तो अल्फा का वैल्यू अगर हमारा एक्सट्रीमली स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है एल डैश का जो लेंथ होगा वो हमारा प्रैक्टिकली तो एल ही रहेगा, एल डैश इज प्रैक्टिकली एल, और थीटा जो है वो हमारा प्रैक्टिकली 60 डिग्री है। समझ में आया? ध्यान दो, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो जो भी लेंथ में बदलाव आएगा वो एक बहुत ही मामूली सा बदलाव आएगा, एज सच कोई बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आने वाला है, तो एंगल अभी भी प्रैक्टिकली हमारा कितना आएगा, हमारा अभी भी 60 डिग्री ही आएगा, और लेंस जो है वो प्रैक्टिकली अभी भी एल ही रहेगा, में तो बहुत मामूली सा जो बदलाव आने वाला है, अभी देखेंगे किस लेवल का बदलाव आता है, वो निकालना चाहते हैं। और सिंपल सी बात है, सॉरी इसमें कैपिटल टी लिख दो, ठीक है। देखते हैं, d बाई डी को मैं बेसिकली डेल्टा बाई डेल्टा भी लिख सकता हूं, तो एल अल्फा इक्वल्स टू माइनस एल बाई 4 कॉसेक 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री
इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओके, अब माइनस साइन आना चाहिए था, हमने पहले यहां पर एक्सप्लेन किए थे। जो यहां पर जो ये वाला गैप है, ये हमारा क्या होगा, ऐसे ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल मेरा डिक्रीज करेगा क्योंकि पास पास आ रहा है, इट्स बिकम मोर शार्पर, राइट। सो यहां पर एल और एल कैंसल्स, राइट। सो now cosec 30 sin 30 is half, so cosec 30 is 2, cot 30 is nothing but root 3, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी मेरे पास जितना आ जाएगा वो कितना आएगा, इट विल बी सिंपली -2 अल्फा बाई रूट टी, यानी डेल्टा थीटा -2 अल्फा रूट टी बाई रूट 3। बट ध्यान देना ये जो मेजरमेंट हुआ है वो डेफिनेटली हमारा रेडियन में हुआ है, दिस इज नॉट इन डिग्रीज, दिस इज नॉट इन डिग्रीज, राइट। साइन कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कॉसेक थीटा कॉट थीटा होता है, वो थीटा रेडियन पे लेने पे, डिग्री पे लेने पे नहीं, राइट। सर आपने फिर यहां पे क्यों पुट कर दिए, कर सकता हूं भाई, यहां पे तो वैल्यू पुटिंग हो रही है, वहां पे मैं रेडियन मैं बोल दूंगा जो हाँ भाई मैं रेडियन में कन्वर्ट किया था मनी मन, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। वैल्यू पुटिंग की बात आती है, बात अलग है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो थीटा हैज टू बी केप्ट इन रेडियन, मैं डिग्री का कोई डिफरेंशिएशन डेफिनेटली नहीं कर सकता हूं, पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हमारे पास आता है। तो डेल्टा थीटा जो आएगा वो हम देख सकते हैं उसका वैल्यू रेडियन में किस ऑर्डर पे आने वाला है। मान लो डेल्टा टी मैंने 100 भी किया, ये 10 टू द पावर -5 के ऑर्डर में है, तो जो डेल्टा थीटा आएगा वो 10 टू द पावर -3 के ऑर्डर में आने वाले हैं, यानी नेग्लिजिबल चेंज इन एंगल आएगा। तो जो हमने मान लिए थे जो लेंथ्स आर प्रैक्टिकली एल एंड एंगल इज प्रैक्टिकली 60, वो एजम्पशन डेफिनेटली हमारे लिए करेक्ट एजम्पशन है जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये वाले क्वेश्चन में तुम ट्रायंगल में कोसाइन रूल भी लगा सकते थे, तो अगर मैं कोसाइन रूल अप्लाई करता हूं उसमें थोड़ा कैलकुलेशन गंदा बनता है, तो ट्रिगो लगाना पड़ता है पहले। ध्यान दो क्या करना है, यहां पर मैं कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा विल बी एल स्क्वायर एल डैश स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एल डैश स्क्वायर, दैट्स कॉस थीटा। उसको उधर ले जाओ तो मेरे पास एल स्क्वायर क्या आएगा, 2l स्क्वायर 2l डैश स्क्वायर माइनस 2l डैश स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, राइट। तो l स्क्वायर क्या आएगा, 2l डैश स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, उसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। ये 4 हो गया, रूट ले लो तो L आ जाएगा 2l डैश इंटू साइन थीटा बाई 2, तो मेरे पास L डैश आ जाएगा L बाई 2 कॉसेक थीटा बाई 2, और फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, रिलेशन सेम आ गया है। अब यहां पर से कंट्रोल C करो, कंट्रोल V करो, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो बहुत रिलेशन साइन रूल से बहुत आसानी से आ रहा था, मैं उस रूल को और ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू टफनेस के साथ मैंने डिराइव किया। तो मैंने वही बोल रहा था, अगर एक मुझे फिक्स लेंथ मिल जाए तो इन दैट केस साइन रूल हमेशा हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ओवर द कोसाइन रूल, जो यहां पर मैंने दिखा दिया। कुछ अलग नहीं आने वाला है क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो सेम ही बन रहा है,
बट कैलकुलेशन ऑब्वियसली लेंथी बनने वाला है। ओके